नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जजम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज हम जिनकी राजनीतिक यात्रा को समझने जा रहे हैं वो हैं श्री अशोक गहलोत। तो चलिए सबसे पहले उनके एक परिचय से ही शुरुआत करते हैं। उनका जन्म 3 मई 1951 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। बिल्कुल। और देखिए, जब हम राजस्थान की समकालीन राजनीति मतलब आज के दौर की राजनीति की बात करते हैं तो उनका नाम सबसे अनुभवी और कद्दावर नेताओं में से एक के तौर पर लिया जाता है। उनकी एक खास पहचान भी है। राजनीतिक हलकों में अक्सर उन्हें जादूगर के उपनाम से भी जाना जाता है। जादूगर, ये शब्द मैंने कई बार सुना है, पर यह सिर्फ एक उपनाम है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक अर्थ भी है? मतलब ये टैग उन्हें मिला कैसे? देखिए, ये उपनाम सिर्फ एक टैग नहीं है, ये एक तरह से उनकी पूरी राजनीतिक कार्यशैली का निचोड़ है। अच्छा। ये उन्हें राजनीतिक परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने या आप कह सकते हैं कि बेहद मुश्किल और उलझे हुए हालातों को भी बड़ी सरलता से संभालने की उनकी जो विशेष क्षमता है उसके कारण दिया गया है। क्या इसका कोई खास उदाहरण है जहां ये जादूगरी देखने को मिली हो? जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें साल 2020 के राजनीतिक संकट में देखने को मिला था। उस समय ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना था कि उनकी सरकार गिर जाएगी। हाँ, माहौल तो वैसा ही बन गया था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने विधायकों को एकजुट रखा और अपने राजनीतिक प्रबंधन कौशल से विपक्ष को मात दी, वो उनकी इसी जादूगरी का प्रमाण था। वो एक घटना जो है वो उनकी कार्यशैली पर एक मास्टर क्लास की तरह है। समझ गया। मतलब ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ और जो संकट प्रबंधन की क्षमता है जी, उसको दी गई एक उपाधि है। जी बिल्कुल। ये उनकी उस कला को दर्शाता है जहां वे कई बार हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल देते हैं। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है छात्र राजनीति एवं प्रारंभिक जीवन। तो क्या उनके राजनीति की नींव जमीनी स्तर से मतलब छात्र जीवन से ही पड़ गई थी? और उस दौर की छात्र राजनीति ने उनके भविष्य के राजनीतिक करियर को कैसे आकार दिया? जी हाँ, उनके राजनीतिक जीवन की जो नींव है वो छात्र जीवन में ही रख दी गई थी। वो अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में बहुत सक्रिय थे। और ये सक्रियता सिर्फ जोधपुर या राजस्थान तक ही सीमित नहीं थी। वे राष्ट्रीय स्तर पर छात्र राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। वे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जिसे हम सब NSUI के नाम से जानते हैं, जी, NSUI। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी रहे। NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, वो भी उस दौर में, ये तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मंच रहा होगा। बहुत बड़ा। अब सोचिए, एक छात्र नेता के तौर पर अपना सफर शुरू करके राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तक पहुंचना, ये उनके राजनीतिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। जी। इस पद पर रहते हुए उन्हें जो अनुभव मिला उसने उनके संगठनात्मक कौशल को तराशा। उन्होंने पूरे देश में यात्राएं की, अलग अलग राज्यों के युवा नेताओं से संपर्क बनाया और इससे वो पार्टी के बड़े नेताओं की नजर में आए। तो कह सकते हैं कि यहीं से दिल्ली का रास्ता खुला। बिल्कुल सही। सही मायनों में कहें तो यहीं से उनके लिए दिल्ली की राजनीति के दरवाजे खुल गए थे। अब हम अगले भाग पे आते हैं जिसका नाम है संसदीय एवं विधायक जीवन। तो छात्र राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर नाम बनाने के बाद उन्होंने इस सफलता को मुख्यधारा की चुनावी राजनीति में कैसे बदला? क्या ये यात्रा भी उतनी ही सफल रही? उनकी संसदीय और विधायक की जो यात्रा है वो उनकी जमीनी पकड़ को दर्शाती है और ये बेहद सफल रही है। वो 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। 5 बार लोकसभा पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा था? क्या वे अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ते थे? नहीं, और यही उनकी एक और खास बात है। उनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमेशा जोधपुर ही रहा, जो उनका गृहनगर भी है। अच्छा। ये दिखाता है कि अपने गृह क्षेत्र की जनता से उनका जुड़ाव कितना गहरा था कि लोगों ने उन पर बार बार भरोसा जताया। और राज्य की राजनीति में? जी, जब हम राज्य की राजनीति की बात करते हैं तो वे 6 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य यानी विधायक भी रहे हैं। और विधानसभा में वे किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? विधानसभा में उनका प्रमुख क्षेत्र जोधपुर की सरदारपुरा सीट रही है। वे लगातार इस सीट से चुनाव जीतते आए हैं, जो इसे उनका एक मजबूत गढ़ बनाता है। तो आप देखिए, लगातार एक ही लोकसभा और एक ही विधानसभा सीट से बार बार जीतना,
ये साबित करता है कि उनकी राजनीति सिर्फ हवा में नहीं बल्कि जनता के बीच गहरी जड़ों वाली रही है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है केंद्र सरकार में भूमिका। तो विधायक और सांसद रहने के अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में भी जिम्मेदारियां संभाली। जैसा कि आपने बताया, पर्यटन, नागरिक उड्डयन और वस्त्र जैसे मंत्रालयों में काम किया। ये मंत्रालय गृह या वित्त मंत्रालय जैसे राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं माने जाते। तो इस केंद्रीय अनुभव ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे मदद की? इसका असली फायदा क्या था? ये सवाल बहुत अच्छा है। इन मंत्रालयों को भले ही पावर का केंद्र ना माना जाए, लेकिन प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्हें 3 बड़े फायदे हुए। पहला, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन कैसे काम करता है, इसकी एक गहरी समझ मिली। दूसरा, उन्होंने दिल्ली में एक मजबूत नौकरशाही और राजनीतिक नेटवर्क बनाया जी। और तीसरा, उन्हें ये समझ आया कि राष्ट्रीय नीतियां कैसे बनती हैं और राज्यों के लिए केंद्र से संसाधन कैसे लाए जाते हैं। ये अनुभव बाद में मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ, जब उन्हें राजस्थान के विकास के लिए केंद्र सरकार से समन्वय करना होता था। अच्छा, तो मतलब ये अनुभव सत्ता से ज्यादा प्रशासनिक और नीतिगत समझ बनाने के लिए था। बिल्कुल, ये उनके प्रोफाइल में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण जोड़ने जैसा था, जो उन्हें कई अन्य क्षेत्रीय नेताओं से अलग करता है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री पद। अब बात करते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की। वे कितनी बार मुख्यमंत्री बने? अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, जो कि अपने आप में एक असाधारण राजनीतिक उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को राजस्थान के राजनीतिक मिजाज के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। राजस्थान के संदर्भ में ये इतना खास क्यों है? क्योंकि राजस्थान की राजनीति रिवॉल्विंग डोर के लिए जानी जाती है ना। हाँ, मतलब हर 5 साल में सरकार बदलने का जो ट्रेंड है। बिल्कुल, दशकों से यहाँ की जनता सत्तारूढ़ पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाती आई है। ऐसे राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना और एक बार सत्ता खोने के बाद दोबारा वापसी करना, ये उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता और दृढ़ता को दिखाता है। ये लगभग एक राजनीतिक चमत्कार जैसा है। उनके तीनों कार्यकालों की समय सीमा क्या थी? उनके कार्यकाल लगातार नहीं थे। मैं आपको उनके तीनों कार्यकाल की तारीखें बताती हूँ। जी। उनका जो पहला कार्यकाल था वो 1 दिसंबर 1998 से शुरू होकर 8 दिसंबर 2003 तक चला। ठीक है। इसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 12 दिसंबर 2008 से शुरू हुआ और 13 दिसंबर 2013 तक रहा। और तीसरा? और उनका तीसरा कार्यकाल 17 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ और 15 दिसंबर 2023 को समाप्त हुआ। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री काल की प्रमुख विशेषताएं। इन 3 कार्यकालों के दौरान उनकी सरकारों का मुख्य फोकस क्या रहा? मतलब उनकी राजनीति की पहचान किन योजनाओं से बनी? देखिए, उनकी सरकारों की सबसे बड़ी प्राथमिकता और पहचान हमेशा सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण रही। उन्होंने अपनी नीतियों के केंद्र में हमेशा समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों और वंचितों को रखा। उनकी ज्यादातर योजनाएं इन्हीं वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थीं। क्या आप कुछ ऐसी विशेष योजनाओं का उदाहरण दे सकती हैं जो जमीन पर बहुत लोकप्रिय हुई और एक तरह से उनकी राजनीतिक पहचान बन गई? हाँ, बिल्कुल। वैसे तो अंत्योदय अन्न योजना, जो 25 दिसंबर साल 2000 को शुरू हुई थी, उनके पहले कार्यकाल में आई, लेकिन वो एक राष्ट्रीय योजना थी। अच्छा। अगर हम उनकी अपनी राज्य स्तरीय योजनाओं की बात करें तो 2 योजनाएं उनकी पहचान बन गईं। पहली, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। हाँ, ये तो बहुत चर्चित रही। जी, इस योजना ने राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयां मुफ्त कर दी, जिसका सीधा असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ा। और दूसरी, उनके तीसरे कार्यकाल की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना ने लाखों रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देकर लोगों को इलाज के भारी खर्च से बड़ी राहत दी। ये योजनाएं सिर्फ नीतियां नहीं थीं, बल्कि उनका राजनीतिक कॉलिंग कार्ड बन गईं। इनके अलावा और किन क्षेत्रों पर उन्होंने विशेष जोर दिया? स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के अलावा सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि पेंशन योजनाओं पर भी उनकी सरकारों ने विशेष जोर दिया। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के प्रसार और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को भी लगातार बढ़ावा दिया गया, ताकि विकास का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंच सके। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है उप मुख्यमंत्री से संबंधित विशेष तथ्य।
मैंने सुना है कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उनके कार्यकाल से जुड़ा एक बहुत ही अनूठा तथ्य है ना? जी हाँ, ये एक बहुत ही अनूठा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्य है। अशोक गहलोत राजस्थान के इतिहास में ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके कार्यकाल में 3 अलग-अलग व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 3 अलग-अलग उप मुख्यमंत्री, ये तो वाकई में बहुत असामान्य लगता है। यह किसी स्थिर व्यवस्था का संकेत तो नहीं देता। इसके पीछे क्या राजनीतिक कहानी थी? ये तथ्य सीधे तौर पर उनके कार्यकाल की राजनीतिक चुनौतियों को दर्शाता है। ये दिखाता है कि सत्ता में रहते हुए उन्हें पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों को साधने और सत्ता का संतुलन बनाने की चुनौती का हमेशा सामना करना पड़ा। अच्छा, तो ये नियुक्तियां राजनीतिक समीकरण साधने के लिए थीं? जी, ये नियुक्तियां अक्सर राजनीतिक समीकरणों को साधने और पार्टी को एकजुट रखने के लिए की गईं। तो वे 3 उप मुख्यमंत्री कौन-कौन थे? उनके नाम हैं सबसे पहले कमला बेनीवाल, दूसरे सचिन पायलट और तीसरे बनवारीलाल बैरवा। यह सूची अपने आप में ये कहानी कहती है कि उनका मुख्यमंत्री का सफर बाहर से जितना स्थिर दिखता था, अंदरूनी तौर पर उतना ही चुनौतीपूर्ण था। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है प्रशासनिक संरचना। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी प्रशासनिक शैली क्या थी? वे अपनी टीम, खासकर नौकरशाही को कैसे संभालते थे? उनके कार्यकाल की खास बात प्रशासनिक निरंतरता और अनुभवी अधिकारियों पर उनका गहरा विश्वास रहा है। वे अक्सर ऐसे अधिकारियों पर भरोसा करते थे जिन्हें प्रशासन का लंबा अनुभव हो और जो व्यवस्था को अच्छी तरह समझते हों। तो अनुभव को प्राथमिकता दी जाती थी? जी, उनकी प्रशासनिक टीम में अनुभव को हमेशा प्राथमिकता दी जाती थी। किसी भी राज्य के प्रशासन में मुख्य सचिव का पद सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। उनके लगभग 15 साल के कार्यकाल में कई मुख्य सचिव रहे होंगे। जी, उनके लंबे कार्यकाल में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने मुख्य सचिव के रूप में काम किया। ये सूची थोड़ी लंबी है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रशासन की कमान किन किन के हाथों में रही। जी, क्योंकि ये सूची भी उनकी प्रशासनिक शैली के बारे में कुछ बताती है। मैं आपको उन सभी के नाम बताती हूँ। ये नाम है अरुण कुमार, हाँ, इंद्रजीत खन्ना, RK नायर, DC सामंत, कुशल सिंह, ओके, T श्रीनिवासन, सलाउद्दीन अहमद, CK मैथ्यू, CS राजन, DB गुप्ता। काफी लंबी लिस्ट है। जी, राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य और अंत में उषा शर्मा। ये तो 13 नामों की एक बहुत लंबी सूची है। क्या इतने सारे मुख्य सचिवों का होना सामान्य है? इस सूची से हम क्या समझ सकते हैं? यही इस सूची का असली सार है। सिर्फ नाम जानना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समझना कि इतने सारे बदलाव क्यों हुए। अच्छा, शीर्ष नौकरशाह का ये लगातार बदलना एक सोची समझी प्रशासनिक शैली को दर्शाता है। इससे यह सुनिश्चित होता था कि कोई भी एक नौकरशाह व्यवस्था में एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र न बन जाए। मतलब पावर सेंट्रलाइज्ड रहे। बिल्कुल। और राजनीतिक नेतृत्व का नियंत्रण प्रशासन पर हमेशा मजबूती से बना रहे। यह उनके शासन की एक पहचान थी। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है राजनीतिक पहचान। तो अंत में इतने लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक करियर के बाद हम उनकी राजनीतिक पहचान को कुछ शब्दों में कैसे सारांशित कर सकते हैं? देखिए, उनकी पहचान की कई परतें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे राजस्थान के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। जी, वो भी उस राज्य में जहां सरकारें बदलना एक नियम जैसा है। ये उपलब्धि ही उनकी राजनीतिक पकड़ और स्वीकार्यता को दर्शाने के लिए काफी है। और उनकी कार्यशैली की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है जिसके लिए वे जाने जाते हैं? उनकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है संगठनात्मक नियंत्रण, यानी अपनी पार्टी के संगठन पर उनकी मजबूत पकड़। वे जानते हैं कि संगठन को जमीन पर कैसे चलाया जाता है। और दूसरा है राजनीतिक प्रबंधन, यानी मुश्किल से मुश्किल राजनीतिक हालातों को संभालने की वो कला जिसकी वजह से उन्हें जादूगर भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में उनका क्या स्थान है? निसंदेह राजस्थान की आधुनिक राजनीति में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक प्रदेश की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपने आप में एक राजनीतिक संस्था बन चुके हैं, जिनकी राजनीतिक विरासत काफी गहरी और प्रभावशाली है और जिसके इर्द गिर्द आज भी राज्य की राजनीति घूमती है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।